रियाज शरीफ। फर्स्ट यूनिट, व्हाट इज मीन बाय बिजनेस इकोनॉमिक्स। लफ्ज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स दिया उन्हें, कोई सा भी आंसर देने दो, ये उतार देना है, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स is an application of economist theory. It is also known as managerial economics. In modern business environment, it helps in finding solution to business problems. Business economics यानी business के बारे में जो है तफसील से हर चीज़ मालूम रहना, हर चीज़ पढ़ना, ताकि आप बिजनेस को अच्छे तरीके से कर सकें। बिजनेस की स्टडी बोल जा सकते सीधा बिजनेस इकोनॉमिक्स को, ठीक है। उसका डेफिनेशन है सिंपल, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थियोरी विद business practice for the purpose of facilitating decision making and forward planning by management। तो इसमें सिंपल वही है डेफिनेशन इसका। जो भी थियरी से हर कोई क्या है अपने अपने हिसाब से एक थियरी बनाया कि जो है ना, अगर बिजनेस में अपन ऐसे स्टेप्स लिए तो ये होता, बिजनेस को इस तरीके से इम्प्लीमेंट करे तो आप बिजनेस अच्छा कर सकते। जैसा कि प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, ये स्टेप्स आते हैं आपके मैनेजमेंट में। ये सब को एक्चुअल प्रैक्टिस से मिला, दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, ओके। कोई भी एक डेफिनेशन लिख दो इसका। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसके अंदर क्या क्या होता है। इट फोरकास्ट द डिमांड फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट बाय कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च, टेस्ट प्रेफरेंस एंड ऑल। तो इसमें क्या है, अपन एज ए बिजनेस अपन देखते कि अपने प्रोडक्ट का डिमांड कहाँ कहाँ पे है, उस हिसाब से अंदाज़ा लगाते कौन से मार्केट में ज़्यादा लोग उसको पसंद करने वाले हैं, कौन सी चीज़ कहाँ ज़्यादा बिकती। आप गौर करते कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में बाद में निकलता, यूएस में, दुबई में पहले निकलता, इसका रीज़न सोचेंगे। इंडिया में यूज़ करने वाले ज़्यादा है, ठीक है। तो इंडिया में क्या है, गरीब आदमी भी प्रोडक्ट ले लेता हो, उसका वैल्यू गिर जाता। इस वास्ते ना मार्केट रिसर्च करे हुए है। इंडिया में आईफोन बाद में आता, मालूम है आपको, PS बाद में आता। रीज़न, जल्दी यहाँ पे उसका डिमांड गिरा देते। इस वजह से जहाँ हायर डिमांड है, जहाँ स्टैंडर्ड उसको मेंटेन करते, पहले वहाँ पे आते। भारी गाड़ियाँ अपने पास क्यों नहीं आते, इस वजह से। धोती में होता नहीं, वैसा नहीं है। मर्सिडीज़ का किस्सा मालूम है ना तुम्हारे को। प्रोडक्ट अगर वो गाड़ी समझो, अगर अब एक नई कार निकाला समझो, लग्जरियस रोल्स रॉयस वाला, उन्हें धूल में मट्टी में कोई चला रहा उसको, तो उसका रेपुटेशन गिर जाता गाड़ी का। आई बात समझ में। स्टैंडर्ड जो है मेंटेन करना चाहिए वो हिसाब से, दैट इज मार्केट रिसर्च। ए बलिया बोले हमारे पास है, धोती में उतरता उसमें से वैल्यूज खत्म है आती। इट एनालाइजेज द कॉस्ट इंकर्ड बाय बिजनेस फर्म्स। वो प्रोडक्ट्स बनाने के लिए क्या क्या जो है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, उसको स्टडी करते हैं, उसको कम कर सकते हैं या ज़्यादा जो है ना क्वालिटी बढ़ा सकते हैं या क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा कमा सकते हैं, लफ्ज़ इसके बारे में रिसर्च। दिस हेल्प्स टू मिनिमाइज द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज आउटपुट लेवल। इट डील्स विद अदर कॉन्सेप्ट लाइक कैपिटल मैनेजमेंट। उसके अलावा जो है ना अपने को कैपिटल कैसा इन्वेस्ट करना, रिटर्न्स को कैसा बढ़ाना, ये सारी रिसर्च इसके अंदर ही। इट डिटरमाइंस एंड फिक्सेस प्राइस बेस्ड ऑन द सप्लाई एंड डिमांड एनालिसिस। आपको मालूम है डिमांड और सप्लाई दो अलग अलग ऑपोजिट है, जो अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें चेंजेस लाके आप अपने प्रॉफिट को कैसा बढ़ा सकते, वो सारी स्टडी है इसके अंदर। स्कोप का मतलब होता कभी भी दायरा, उसमें क्या क्या आता। बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़े तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होते। पहला है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फर्म। बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रोवाइड्स अ साउंड फ्रेमवर्क बाय फैसिलिटेटिंग अ बिजनेस फर्म टू फ्रेम इट्स ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, मकसद। शॉर्ट रन में क्या हल करना है और 5 साल के बाद लॉन्ग रन में क्या हल करना है, वो 2 डिसीजन लेना है। अब एक मैं नई दुकान खोला, शॉर्ट रन में मेरे को बिजनेस जमा के कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट रखने का रहता। लॉन्ग रन में ये सोचूंगा मैं कि इसके कितने ब्रांचेस डालूंगा, तो ये 2 ऑब्जेक्टिव्स हो जाते। तो वो अपने को इसके अंदर कवर करते हैं अपन, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का ऑब्जेक्टिव। रिसोर्स एलोकेशन, कहाँ से सामान लेना अपने को। अपन जो है यहाँ से होलसेल मार्केट से लाए तो अच्छा है, अपन जाके वॉलमार्ट से लाए तो अच्छा है। तो ये रिसोर्स एलोकेशन कहाँ से करना। डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, अंदाज़ा लगाना पड़ता है डिमांड का, कस्टमर कितने आने वाला है आपको स्टार्ट करे तो नहीं मालूम होता, वो एनालाइज करना और फोरकास्ट करना, आगे की सोचना। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, उस हिसाब से अपने जो भी डिसीजन है उस हिसाब से प्लान करके
लेना। समझ में आ गया ना ये आंसर? ये हिसाब से खींच देना है इसको। 5 पॉइंट बस। हाँ 5 डाल दो, 12 मार्क्स का है। बड़े बड़े करके लिखो पॉइंट्स बस। चलिए नेक्स्ट है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी याद होगा आपको, सीधा जो है ये इसका जो डायग्राम है, डायग्राम के थ्रू पढ़ ले सकते हैं। डायग्राम की भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपना डायग्राम इसके अंदर बना ले सकते हैं। एग्जाम्पल याद होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। लॉ का मतलब है कानून। कानून का मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट बनाए, कुदरत का भी कानून है अपने को। लॉ ऑफ ग्रेविटी कुदरत का कानून है। तो ऐसे लॉस पे ये लोग रिसर्च करके बनाए सो है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या है, कोई भी चीज़ अपन ज़्यादा जितना इस्तेमाल करते गए उसका सेटिस्फैक्शन आपको कम होता चले आता। दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ एग्जाम्पल एप्पल का दिया, आपको बहुत भूख लग रही, फर्स्ट एप्पल खाए। ये प्रॉपर नहीं है एग्जाम्पल, मैं इससे पहले स्टडी करा था। मैं मेरा एग्जाम्पल सेट करता हूँ। फर्स्ट एप्पल खाए तो आपको टोटल यूटिलिटी यानी कि टोटल आपकी भूख जो है ऑलमोस्ट जो है बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, और फर्स्ट एप्पल आप जब यूज़ करेंगे तो आपकी टोटल यूटिलिटी फॉर एग्जांपल 70% आपकी भूख मिट जाती, या 50% कर दो, 50% आपकी भूख मिट जाती। ठीक है, तो डिफरेंस कितना है, पहले 0 था, बढ़ के कितना होगा उन्हें 50। उसके बाद आप जब सेकेंड एप्पल खाते, पहले में जितना सेटिस्फैक्शन मिलता दूसरे में उतना नहीं मिलता आपको। ठीक है, तो आपकी जो है भूख उसके बाद में 50 के बाद में जो है थोड़ा बढ़ के 75 हो जाती समथिंग। तो टोटल यूटिलिटी 75, कितना डिफरेंस आया आपने को 25। इन्हें खाली रिड्यूस होते चले आता, ऐसे 10 होता, 0 होता, 0 के बाद फिर -5 -10 ऐसा होते चले आता। आई बात समझ में? यहाँ क्या हो जाता, जब आप 100% पे पहुँच जाते, 100 के बाद और आगे जाने का तो कुछ भी नहीं है, पेट फुल हो गया, उसके बावजूद 6 एप्पल पे आपको कुछ भी महसूस नहीं होता, तो आपको जब क्या आता आंसर 0 मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बाद क्या होता, फिर और एक खा लिया फुगट का है, तो यहाँ पे क्या होता, आपको उल्टी होना शुरू हो जाती, अति दुर्गति हिंदी में पढ़े होंगे 90, तो उन्हें -10 पे चले आता, और वो हो गए तो फिर आपको 80 पे चले आ रहा, तो इन्हें हो जाता -20। इस तरीके से इन्हें उतरते चले आते। ठीक है, तो इसके अंदर ये ओन से एग्जाम्पल बना के डाल दो। उसका यही डायग्राम है, देखो खाली रफली याद कर लो, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है नंबर्स। ठीक है, टोटल यूटिलिटी बोलते हो, ये जो बीच का कॉलम है आपका, इसका कर्व ये है टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा से डिक्रीज ही होतेगा, फिर माइनस में चले आता। ये डायग्राम याद करना, इसको जितना खोल के आप एक्सप्लेन कर सकते करना। करने का तरीका क्या है, व्हेन वी ईट फर्स्ट एप्पल, आया समझ में, टोटल यूटिलिटी कम्स टू 75, सो मार्जिनल यूटिलिटी आल्सो कम्स टू 75, ऐसा कुछ आ गया ना समझ में। आप पूरे एप्पल्स इस्तेमाल सेटिस्फैक्शन से इस्तेमाल से, तो ये क्या है अपने को, इसको आप पूरे एप्पल खिलाना, तो आपका आंसर आधा पेज खा लेता। आ गई बात समझ में, एक्सप्लेन वही कर रहा हूँ, मगर डेफिनेशन लिखना ज़रूरी रहता। देखो इस लोगों के अंदर तो डेफिनेशन और दोनों लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कैसा भी पूछता डेफिनेशन उन्हें, यहाँ होगा कहीं पे, यहाँ पड़े हुआ है अल्फ्रेड मार्शल। द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डेराइव्स, ये थोड़ा रट्टा मार लो, आगे पीछे करके लिखो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको डिमांड फंक्शन। ये ज़्यादा पूछ रहा हूँ। डिमांड फंक्शन क्या है, डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटीज। डिमांड फंक्शन में क्या है, इज द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स डिटर्मिनेंट। डिमांड फंक्शन है, तो इसके अंदर जो है आपको डिमांड जो हो रहा उसमें जो चेंजेस आ रही वो किस किस वजह से आ रहे, उसके डिटर्मिनेंट्स यानी कि उसके डिसाइड करने वाले कौन है। कोई भी चीज़ का डिमांड जो है कब बढ़ता कब कम होता, किस चीज़ से उसको असर होता। आई बात समझ में। एग्जाम्पल मास्क अपने को याद होगा, लॉकडाउन के टाइम पे 10 रुपये का मास्क 100 रुपये भी चलेगा था, 300 भी चलेगा था एक टाइम। तो डिमांड क्यों बढ़ रहा था, उसके रीजंस, उसका डिटर्मिनेंट्स थे कोरोना। आई बात समझ में। तो डिमांड बढ़ा तो सर रेट बढ़ता, नहीं बता, हाँ डिमांड बढ़ा तो डिमांड कहीं को बढ़ता हो,
या फैक्टर्स दे दिया, डिटेल्स में चलेंगे सीधा। सबसे पहला उसको चेंजेस होते हैं प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सीधा सीधा इन्वर्स रिलेशनशिप होता। अगर कोई चीज़ का रेट बढ़ गया उसका डिमांड कम हो जाता। प्याज आप 10 किलो उठा रहे हैं तो आप 5 किलो कर देते उसको, अगर उसका रेट बढ़ गया तो सीधा डिमांड और प्राइस का हमेशा अपोजिट रिलेशनशिप रहता। प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप होता। ओके, उल्टा। तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी से हमेशा क्या होता, डिमांड में चेंजेस आते। दूसरा है कंज्यूमर इनकम। अगर कंज्यूमर की आमदनी बढ़ गई तो उससे डिमांड पे असर पड़ सकता। दो तरीके से असर पड़ता, या तो वही चीज़ उन्हें अब ज़्यादा लेना शुरू कर देता, या तो उन्हें वो चीज़ छोड़ के और दूसरी अच्छी क्वालिटी की लेना शुरू कर देता। तो वो चीज़ का डिमांड कम भी हो सकता, बढ़ भी सकता। उसमें 3 चीज़ों में डिवाइड कर दिया उन्हें। नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स कुछ भी हो सकते हैं जिसका अपने को जो है ना डिमांड इफेक्ट हो सकता। पेरिशेबल गुड्स बोले तो ऐसे गुड्स जो ख़राब हो जाते हैं। पेरिशेबल गुड्स क्या है, ऐसे गुड्स जो ख़राब हो जाते हैं, तरकारी, दूध वगैरह ये। तो इसमें क्या है, आप कितने भी पैसे वाले हो जाओ मगर आप 10 अंडे नहीं खा सकते, वही 1 अंडा 2 अंडे खाते हैं, तो उस पर कोई ज़्यादा असर नहीं होता। क्वांटिटी उतनी से रहती, क्वालिटी बदल सकती, क्वालिटी बदल सकती, लेकिन क्वांटिटी की डिमांड में एक थोड़ा बहुत चेंज आएगा, उसके बाद उन्हें कॉन्स्टेंट रहती, चेंज नहीं होती। उसके बाद है इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स क्या है, आपका इनकम लेवल बढ़ा मगर उसके बावजूद जो है वो प्रोडक्ट की जो है क्या बोलते हैं, जो है इन्फीरियर ख़राब को बोलते यूजुअली, सुपीरियर इन्फीरियर उसका अपोजिट होता है। जैसा कि अगर कोई लकड़ी पे पका रहा था, अब पैसे आ गए उसके नहीं, तो अब लकड़ी नहीं लेता हूँ, तो लकड़ी का डिमांड क्या हो जाता, कम, जो हो गया अपने पास। पहले लकड़ी पे पकवान होता था, तो इनकम लेवल बढ़ने से वो चीज़ इन्फीरियर में चली गई, उसका डिमांड नहीं बढ़ता, उल्टा कम होते चले। 500 में मिल रहा है तो गैस सिलेंडर महंगा रहा। कंज्यूमर टेस्ट, हैबिट एंड प्रेफरेंसेस। कंज्यूमर की टेस्ट की वजह से भी डिमांड चेंज होता है। अपने पास क्या है, अगर कोई एडवर्टाइजमेंट आ गया तो अपन जाकर ट्राई करके टेस्ट चेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या है, उस पर या तो अगर उसके पीछे जा रहे सेम प्रोडक्ट के तो डिमांड बढ़ता, उसको छोड़ के दूसरे पे जा रहे हैं तो उसका डिमांड गिर जाता। हैबिट्स, आदत से भी लोगों की उस वजह से भी क्या होता, प्रेफरेंस, अहमियत लोगों किस चीज़ को दे रहे, उससे भी क्या होता, डिमांड बढ़ता या कम हो जाता। अब थोड़े दिन चलता अपने को, मुर्गी में क्या की निकला बोल तो बैगन भी नहीं पूछते, ऑटोमेटिक डिमांड पे क्या होगा, अहमियत किसको दे रहे हैं इस वक्त अपन, दूसरे चीज़ों, इस वजह से उसके डिमांड पे असर आता। दैट इज कॉल्ड प्रेफरेंस। प्राइजेस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। अगर रिलेटेड गुड्स के प्राइजेस में भी कुछ चेंज हुआ तो प्रोडक्ट के डिमांड पे असर होता। पेप्सी कोक का एग्जांपल देता हूँ हमेशा आपको मैं। पेप्सी का अगर रेट कम हो गया तो कोक के सेल पे सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता, पेप्सी के भी डिमांड पे असर पड़ता, ज़्यादा लोग पेप्सी प्रीफर करना शुरू कर। तो उसके अंदर रिलेटेड गुड्स में टाइप्स आते। एक होता सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब उसके बजाय आप दूसरा पेप्सी कोक ले सकते हैं आप। कॉम्प्लीमेंट्री होता, एक चीज़ की वजह से दूसरों पे, अब एग्जांपल गाड़ियों के रेट अगर कम कर दिया उन्हें तो पेट्रोल पे ज़्यादा असर हो, बिकॉज दे बोथ टुगेदर सेटिस्फाई अ वांट, गाड़ी और पेट्रोल, तो उसका डायरेक्टली पेट्रोल का, हाँ गाड़ियाँ ज़्यादा हो जाते हैं ना, चलिए। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, बस है एडवर्टाइजमेंट एक याद रख लो इसमें। एडवर्टाइजमेंट क्या है, जैसा अपने को कोई चीज़ लेना है अपन ऐड से लेते जाके, क्योंकि अपने को नहीं मालूम कि लक्स का साबुन मिलता जब तक कि अपन ऐड नहीं दे। कई बात समझे, वो पर्टिकुलर तो ढूंढते जाके बस चीज़ें अपन ऐड देखने के बाद। तो एडवर्टाइजमेंट सीधा सीधा डिमांड के ऊपर असर डालता। ओके, मार्केट डिमांड, सिमिलर पॉइंट्स है मार्केट डिमांड में, वही पॉइंट्स उठा के इसमें भी यूज़ कर लेना। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम लेवल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वही जनरल पॉइंट्स इसमें इस्तेमाल आप कर ले सकते। सीधा मार्केट का भी वही चेंज है। नेक्स्ट है इसके अंदर लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड अभी समझाया मैं।
प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। उसके अंदर जो है वाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स, वही अपने को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, डिमांड कर्व जो है हमेशा जो है ऊपर से नीचे की तरफ क्यों आता, इनवर्स रिलेशनशिप क्यों आता। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, अब भी देखिए अपन, कोई भी चीज़ क्या है कितना भी रहने दो कस्टमर ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकता, ऑटोमेटिक उसका सेटिस्फैक्शन रेट कम होते चले जाता। उसके बाद है न्यू कंज्यूमर्स, द यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी टेंड्स टू बी मोर व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स, डिक्रीज इन प्राइस मेक्स द एग्जिस्टिंग कंज्यूमर टू परचेज मोर। ठीक है, नया कंज्यूमर आया, एक तो क्या है सो कंज्यूमर उसका रेट गिरने से ज़्यादा खरीदता, फिर नया कंज्यूमर भी वो प्रोडक्ट की तरफ आता क्योंकि उन्हें सस्ता हो गया। ओके, इसकी वजह से उसका डिमांड क्या होता, चेंज हो जाता। इनकम इफेक्ट जो अभी अपन पॉइंट देखे थे, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीजेस रियल इनकम, अगर उसको पैसे बच रही तो उसकी आमदनी बढ़ जाती, उसकी आमदनी बढ़ी तो और दूसरी परचेजिंग करता, तो उसमें डिमांड में फर्क आता। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो अभी समझाया पेप्सी और कोक का, वो एग्जाम्पल है। तो पेप्सी और कोक में एक का सब्स्टिट्यूट का अगर प्राइस बढ़ गया दूसरे पे असर, कम हो गया तो भी दूसरे पे असर होता। ओके, वही पॉइंट्स इसमें अपने को डाल देना। इसमें एक्सेप्शंस अगर पूछा तो क्वेश्चन में ऐड करके डाल देना। एक्सेप्शन क्या है अपने को, ये चीज़ें बास पे लागू नहीं होते। अपन क्या सीखे अभी इसके अंदर, लॉ ऑफ डिमांड में अगर प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो जाना, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाना, लेकिन एक्सेप्शन बोले तो एक्सेप्ट छोड़ के कुछ चीज़ों पे यह लागू नहीं होता। एग्जाम्पल यहाँ एक अपन जो है इंटरव्यू में पढ़े थे गिफन पैराडॉक्स का, इन्हें एक एग्जाम्पल जो है सर गिफन एक्सपेरिमेंट करा, गोश्त का प्राइस कितना भी कम हो जान दो, ब्रेड का प्राइस कितना भी बढ़ जान दो, रोटी का, रोटी उतनी खाता होने गोश्त अपने हिसाब से तो उसके ऊपर असर होना चाहिए। गोश्त सस्ता हुआ तो आप 1 किलो गोश्त नहीं खा ले सकते, आपकी जितनी है उतनी कैपेसिटी उतना ही गोश्त खा सकते आप, तो वहाँ पे ये चीज़ क्या हो रही, लागू नहीं हो रही आपकी। ओके, ब्रेड और मीट के ऊपर करा था उन्हें कंजम्पशन पे, जो डेली खाने की चीज़ें हैं उससे इफेक्ट नहीं होता, डेली नहीं, उन्हें एक एक्सपेरिमेंट करा था इसके ऊपर, यानी ये चीज़ पे असर नहीं होता। दूसरा जो है प्रेस्टीजियस गुड्स, लोग क्या है कोई चीज़ जितनी महंगी हुई, जो लग्जरी लेवल के लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, वो चीज़ को और ज़्यादा प्रीफर करते। हीरा है, महंगे पेंटिंग्स आते, ज्वेलरी आती, तो ज़्यादा है तो वो लोग ज़्यादा उसमें प्रीफर करते, तो वहाँ भी क्या हो रहा, प्राइस बढ़ रहा लेकिन डिमांड उसका गिर रहा नहीं। ठीक है, उसके बाद है एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस, अगर कोई चीज़ का रेट बढ़ रहा ज़मीन का, अपन ये उम्मीद करते और बढ़ता तो उसका डिमांड बढ़ना शुरू होता, अरे रेटा बढ़े होते, तो उल्टा हो रहा है यहाँ पे, रेटा बढ़ने से डिमांड क्या होना था, कम होना था, लेकिन यहाँ पे डिमांड बढ़ रहा, तो ये चीज़ों पे ये चीज़ लागू नहीं होती, ये एक्सेप्शन में आती। चलिए भाई, थर्ड यूनिट में डिफाइन सप्लाई, व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, सेम अपन लॉ ऑफ डिमांड पढ़े भी। लॉ ऑफ सप्लाई क्या है अपने को, इसके अंदर डिमांड जो है अपने को इन्वर्स रहता हमेशा, अगर प्राइस बढ़ता तो डिमांड कम होता, और प्राइस जो है कम होता, प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम होता, प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ता, उल्टा रिलेशन है दोनों का। सप्लाई में उल्टा रहता, प्राइस बढ़ रहा तो सप्लाई बढ़ती। अब मेरा गोदाम है या मेरी कंपनी है, मेरी दुकान है, अगर जो है सप्लाई बढ़ी मेरी मार्केट में, प्राइस बढ़ रहा प्रोडक्ट का, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेचना पसंद करूँ। प्याज वाला है, अगर प्याज उसकी जो है ना 30 रुपये किलो थी, 50 रुपये किलो हो गई, तो उन्हें कोशिश करेंगे जितनी ज़्यादा बिक गई उसको पर किलो 20 रुपये ज़्यादा फायदा हो रहा, तो प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड ऑल्सो इंक्रीज, सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस। रिवर्स है, 30 की उन्हें जो है ख़रीद के लाया समझो 20 में, और उसका रेट हो गया बाहर मार्केट में 20, उन्हें कोशिश करेंगे कि जब तक प्राइस ना बढ़े कम से कम सप्लाई करो, तो उसको नुकसान कम होता। तो सप्लाई का रूल क्या है हमेशा, प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस सप्लाई ऑल्सो डिक्रीजेस। क्लियर, ये है लॉ ऑफ सप्लाई। कॉमन
The law of supply mainly deals with functional relationship within existing the supply of a commodity and its price. Usually, the quantity supplied of a commodity changes directly with its price. That is, with an increase in price, the quantity supplied also increases and vice versa. Okay? इसके साथ ही चुने बढ़ता और घटता. अब ये क्या चीज़ें हैं जो इसके ऊपर असर डालते हैं, फैक्टर्स है जो सप्लाई पे असर डालते हैं. पहला है इसके अंदर प्राइस ऑफ द गुड्स. शुरू में यही पॉइंट ना घुसाना है अपने को, सामान का जो समझा दिया मैं आपको. अगर प्राइस ऑफ द गुड्स बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी एंड वाइस वर्सा. प्राइजेस ऑफ अदर गुड्स, दूसरे जो गुड्स है अगर उसके प्राइजेस में अगर आपको जो है चेंजेस आए तो दूसरे के सप्लाई में भी चेंजेस आते. एग्जाम्पल दिया था मैं आपको, अगर कोई चीज़ का जो है प्राइस कम हो गया मार्केट में तो अपना प्राइस अगर बढ़ के है, अगर ज़्यादा बिक रहा तो अपन ज़्यादा उसको सप्लाई कर सकते, या उन्हें कम होने से अपना भी प्रोडक्ट जो है कम हो सकता तो अपन क्या करते, सप्लाई रोक देते उसकी. सिंपल, एक का दूसरे पर डायरेक्टली असर होता. नेक्स्ट, प्राइजेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. चाय है, चाय का रेट का जो असर रहता वो पत्ती, दूध, शक्कर, ये सारे चीज़ों पे, और गैस भी रहता है. समझ गए? ये चाय, ये क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जिससे क्या होता है डायरेक्टली चाय के सप्लाई पे असर होता. अगर उन्हें रेट नहीं बढ़ा सक रहा, प्राइस बस फिक्स करे तो पूरे होटलों के हिसाब से फिक्स रखना पड़ता. अगर कोई चीज़ का रेट सडन बढ़ गया, उन्हें दूसरे दिन से रेट नहीं बढ़ा सकता हूँ, तो उन्हें कोशिश करता है कि सप्लाई कम से कम हो, क्योंकि उसको पर कप पे लॉस हो रहा उसको, तो उन्हें कोशिश करता है सप्लाई कम हो. तो ये असर कैसे पड़ा अपने को, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की वजह से. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोड्यूसर. ठीक है, अगर जैसा ब्लैक करने वाले रहते, प्याज का एग्जांपल है, अब उसको डिमांड बढ़ाना है और प्राइस को उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो टेम्परली उन्हें शॉर्टेज क्रिएट करता है मार्केट में. हालांकि प्राइस थोड़ा बढ़ा तो जानबूझ के उन्हें सप्लाई नहीं करता. यहाँ क्या हो जा रहा है आपने कुछ, जैसा प्राइस ज़्यादा होगा जब उन्हें एक साथ सप्लाई स्टार्ट करता, उस पर भी डिपेंड करता प्राइस की जो है सप्लाई का जो है क्वांटिटी, उस पर भी वो करता. थोड़ा प्राइस बढ़ रहा उन्हें सप्लाई नहीं करता, उन्हें क्या करता, मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट करता. जब शॉर्टेज क्रिएट होता ऑटोमेटिक प्राइस क्या हो जाता, जंप हो जाता. तो ये ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोड्यूसर. उसका मकसद क्या है, उन्हें हमेशा कोशिश करता है कि मैक्सिमाइज करूँ अपने प्रॉफिट को. स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी. अगर आपका प्रोडक्ट जो है जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा तो उसके हिसाब से भी उन्हें सप्लाई कर सकता है. एग्जाम्पल, साबुना पहले हाथ से बनते थे, तो आदमियाँ बहुत से बहुत 8 घंटे काम करेंगे, 10 घंटे काम करेंगे. मशीन 24 घंटे काम करती है और ज़्यादा प्रोडक्शन देगी. अगर आप पुराना ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो आपकी सप्लाई कम रहेंगी. आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करो, आपकी सप्लाई ज़्यादा रहती और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आपको कम पड़ता है उससे. ओके, कंज्यूमर सरप्लस. The concept of consumer surplus has been introduced to indicate the consumer gain. Definition है इसका. The concept of consumer surplus is based on the law of diminishing marginality. It is the benefit that the consumer gets from purchasing a commodity at a lower price for which he would be willing to pay a higher price. अपन ले लेके गए घर से 10,000 में वो चीज़ खरीदने को, अपने को अंदाज़ा था, लोग बोले जो भी है 10,000 में, वहाँ जाते मालूम हो उन्हें 8,000 में मिल रही, तो ज़रा दिल को बहुत खुशी होती है. उसको बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस. जो आप परचेस कर रहे हैं, जो विलिंग में आप चाह रहे हैं मैं यानी इतना खर्च कर सकता हूँ उसके से, लेकिन आपको थोड़ा कम में मिल रहा, तो जो डिफरेंस है उसको बोलेंगे कंज्यूमर सरप्लस. सरप्लस क्या है, अपने को फ़ायदा या फिर ज़्यादा. ठीक है, एज यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया उसका, कंज्यूमर सरप्लस टोटल यूटिलिटी माइनस मार्जिनलिटी इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज. वो छोड़ दो, डालना नहीं है अपने, याद नहीं होता. चलिए, एजम्पशन ऑफ द कंज्यूमर सरप्लस. ये भी क्या है अपने को, लॉ ऑफ कंज्यूमर सरप्लस है. एजम्पशन बोले तो इसके अंदर अपने को क्या क्या चीज़ें अपन गौर करें. द यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम द कमोडिटीज कैन बी इवेल्युएटेड कार्डिनली. The utility obtained from one commodity does not depend on the other commodity. इसके अंदर क्या है, जो प्रिकॉशंस जैसा बोल सकते हैं अपन, एजम्पशंस वो रहते
कि आप वो लॉ जब टेस्ट कर रही उससे पहले क्या क्या करना है। तो सबसे पहले इसको कार्डिनल में कन्वर्ट करना। कितनी भूख मिटी बोले तो अब कैसा बोलेंगे, 1 किलो, आधा किलो, 1 किलो नहीं बोल सकते, तो एक अंदाज़ा बोलना पड़ता है। 50% दैट इज कॉल्ड कार्डिनल कन्वर्शन। एक नंबर में लाना उसको कैसा दिया, बा कितना चाहते हैं मेरे में, कितना चाहते हैं ऐसा, अरे बात समझ में। उसको कार्डिनल में आधा मेरे को चाहते हैं, आधा उसको चाहते हैं, 50-50 ये एजम्पशंस है। ठीक है, इसी को ज़रा एलाबरेट कर लो आंसर को। ये मेन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इंटर में पढ़े थे अपन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, वेरिएबल किसको बोलेंगे, वैरायटी। मैं आपको इससे पहले एग्जांपल देके पढ़ाया था इंटर में, जो है इसमें एक ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर जो है, ज़मीन आप बढ़ा नहीं सकते, फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ज़मीन में। आप चेंजेस ज़मीन को फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तो नहीं कर सकते, ज़मीन आपकी उतनी ही रहती। उसके ऊपर आप पैसा ज़्यादा लगा रहे, लेबर को ज़्यादा अप्लाई कर सकते, ठीक है, आप बीज ज़्यादा डाल सकते, पानी ज़्यादा डाल सकते। ये क्या है, आपको वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जिसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। ज़मीन में आप चेंजेस नहीं कर सकते, तो उस हिसाब से आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैसा चेंज होता, आपका प्रोडक्शन लेवल कैसा चेंज होता, वो आप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में मालूम करते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शन बोलेंगे हिस्से। तो इसके अंदर क्या है, सीधा सीधा अपने को इनपुट चेंज करने से आउटपुट पे क्या असर पड़ता। ठीक है, इनपुट चेंज करने से आउटपुट पे क्या असर पड़ता। एग्जाम्पल है, सबसे पहले एक लेबर को अप्लाई करा, मेरी 10 एकड़ ज़मीन है, अगर मैं एक लेबर को उसके ऊपर रखा तो उन्हें क्या करता, मेरे को 5 थैले आउटपुट निकाल के दे रहा। एग्जाम्पल, दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। डिफरेंस कितना आया, मार्जिनल अपने को जो है 5 थैलों का है। ठीक है, एवरेज कितना आया अपने को उसमें, पर लेबर 5। उसके बाद मैं 2 लेबर अप्लाई करा, दोनों मिलके 12 थैले निकाले, तो उसमें मेरे को डिफरेंस आ रहा 7 थैलों का मार्जिनलिटी, और पर लेबर कितना आ रहा मेरे को, 6। 3 लगाया, 3 मिलके फिर जो है मेरे को 18 थैले निकाल के दी, तो पर एवरेज कितना आ रहा मेरे को, 6 एवरेज बोले तो एक पर लेबर। हाँ। अब एक लेवल के बाद में क्या होता, 4 लेबर लगाया, चारों मिलके 20 थैले से निकाले, उसके बाद तो पर लेबर हो गया 5। आगे बात समझ में। इस हिसाब से पहले वो इंक्रीज होता, फिर डिक्रीज होता। अब एक हद रहती ज़मीन की, उसके बाद आउटपुट उन्हें नहीं देती, उल्टा आपको लेवल आता 0। आई बात समझ में। आप 6 लेबर लगाए तो भी वही आउटपुट मिल रहा, 7 भी लगाए तो वही आउटपुट मिल रहा, वो लेवल होता अपना 0। फिर भी ज़रा एक्सपेरिमेंट और आगे करना है, 8वां लगा दिए, अब वो कंजेस्टेड की वजह से, उसकी वजह से काम नहीं हो सकता प्रॉपर, उल्टा नेगेटिव में चले जाता। जितना काम होना रहता उतना काम नहीं होता। तो पहले स्टेज को बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न, दूसरे को बोलते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न, लास्ट को बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न। आई बात समझ में, वो इसके अंदर एक्सप्लेन कर नेचुरल। ये जो मैं एग्जांपल दिया, वो एग्जांपल आप अपने वर्ड्स में डाल दे सकते, यहाँ दिया हुआ है क्या आया तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, यहाँ दिया, देखो यहाँ एक लेबर यूज करा तो समझो कि उन्हें 4 थैले आउटपुट निकाल रहा, तो यहाँ पे मार्जिनल 4 है और एवरेज भी 4 है। 2 लेबर को लगाए 15 थैले निकाल रहे, तो डिफरेंस कितने का आया, 11 का, पर लेबर 7.5। ठीक है, यहाँ से इंक्रीज हुआ, देखो यहाँ तक इंक्रीज हुआ, फिर उसके बाद डिक्रीज हुआ, आगे चल के उन्हें नेगेटिव में चले आता है। ओके, ये 3 स्टेजेस को आपको इसमें एक्सप्लेन करना है, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न। नेक्स्ट स्लाइड में होगा, यहाँ है। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैं दिया, सो वही एग्जाम्पल डाल के आप एक्सप्लेन कर देना। फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा, प्रोडक्शन इंक्रीज होते जा रहा, जैसा जैसा आप लेबर को इंक्रीज करते जा रहे हैं, एवरेज भी बढ़ रहा उसके अंदर, और आपका टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ते चले आ रहा। डिक्रीजिंग रिटर्न में क्या है, अपने को इन्हें कम होना शुरू हो रहा अप टू 0। उसके बाद नेगेटिव रिटर्न में रिटर्न्स आपको पहले से भी कम मिलना शुरू हुआ, दैट विल गो इनटू -0 के नीचे। ओके, वो उनसे मान ले सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट आंसर है इकोनॉमीज ऑफ स्केल।
इकोनॉमीज ऑफ स्केल रेफर्स टू रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट ड्यू टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या है? आप अगर प्रोडक्शन बड़े लेवल पे करेंगे तो आपको पर पीस का कॉस्ट कम हो जाता है। आप एक चीज़ बना रही, जितना बड़ा करें तो कम होगा। हाँ कम होता, क्योंकि आपको क्या है, टेक्नोलॉजी वही चूज़ करते हैं। अब होलसेल में अपन ज़्यादा चीज़ लिए तो अपने को कम ही मिलती, आई बात समझ में? वैसी जगह प्रोडक्शन जो है आप इकोनॉमिक्स यानी लार्ज स्केल पे करें तो आपको क्या होता है, रेट आप वॉलमार्ट से अपने को सस्ता मिलता है चीज़ें। उसका रीज़न क्या है? वो लोग का जो प्रोक्योरमेंट है उतना लार्ज स्केल में करते तो उनको सस्ता पड़ता, इसलिए उन लोग का सस्ते में बेस्ट। आगे और सुनिए क्या। हाँ अब वो लड़ लो तुम लोग आपस में। एक तो इसके अंदर जो है दो टाइप्स है, इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। Internal economies are those economies which provide benefits to an individual firm due to increase in its size and the output. प्रोडक्शन बढ़ने से कंपनी को क्या फ़ायदा हो रहा, वो होता है इंटरनल इकोनॉमीज। क्या इफेक्ट आ रहा उसको। इंटरनल इकोनॉमीज आर दोज इकोनॉमीज विच प्रोवाइड बेनिफिट्स टू एन इंडिविजुअल फर्म। एक कंपनी को क्या फ़ायदा पहुंच रहा, उसका साइज बड़ा करने से, प्रोडक्शन बड़ा करने से। अगर सपोज एग्जांपल फर्स्ट पीस अगर कोई तैयार कर रही है, एग्जांपल एक चीज़ क्रिएट करे हुई है, इन्वेंशन टेबल लाइट, तो इसके अंदर जो है जब उन्हें पहला बनाया होगा, उन्हें कई सैम्पल्स ट्राई कराऊंगा, ये बने तक उसको 4-5 हज़ार में पड़ेगा होगा, 10 हज़ार में पड़ेगा। अब ये बन गया, डिज़ाइन भी बन गया, इसकी डाई बन जाती, उसके बाद पर पीस उसको 200 रुपये में भी नहीं बनता, क्योंकि उन्हें बड़े उसमें जब बनाना है उसकी मशीनरी ले लेता, उसकी डाई ले लेता, ये शेप वाली, बैटरियाँ होलसेल में पूरे उठा के ला लेता, बटन्स पूरे होलसेल में ला लेता। अभी जब एक एक ट्राई करना था, हर चीज़ उसको रिटेल में लाना पड़ा, फिर जल रही, ख़राब हो रही, सूट नहीं हो रही। तो जब कम रहते चीज़ें तो आपको प्रोडक्शन जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होता। जब बढ़ जाता आपका एकदम प्रोडक्शन तो आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता। वो इसके अंदर एक्सप्लेन कर रहे हैं बनाने से। Types or forms of internal economies. Labor economies. A large firm can affect specialist or efficient labor due to increasing specialization. The efficiency and productivity will be increased, leading to decrease in the labor cost per unit of output. तो उससे क्या है, डायरेक्टली आपको लेबर कॉस्ट भी कम पड़ता। आप मशीन यूज़ कर लेंगे, उसकी जगह मैं भी समझा, मशीन 24 घंटे चलती है, आप पर डे अगर लेबर कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, लेबर 10 घंटे काम करता है और उतना आउटपुट भी नहीं देता, तो पर लेबर अपन देखेंगे चार्जेस क्या होते। मशीन अगर लेबर का काम कर दे रही है आपका, तो आपको बहुत मशीन थकने की नहीं है, कुछ भी नहीं, तो आपका लेबर कॉस्ट पर डे का क्या हो जाता, कम हो जाता। टेक्निकल इकोनॉमिक्स। अ लार्ज फर्म कैन अडॉप्ट एंड इम्प्लीमेंट न्यू एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज विच हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट। जो अभी समझाया मैं आपको, टेक्निकली अगर आप नई टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑटोमेटिक कम होना शुरू हो जाता है। मैनेजरियल इकोनॉमीज। द मैनेजरियल कॉस्ट पर यूनिट विल बी डिक्रीज ड्यू टू मास स्केल प्रोडक्शन। जब आप प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो आपको, जैसा मैं बोला ना, सैलरीज वगैरह भी कम होती। एक दिन में आपको समझो जितने यूनिट निकल रहा था उससे ज़्यादा यूनिट, अकाउंटेंट को उतने पैसे देना है, तुम्हारे मैनेजर को उतने पैसे देना है, वही सैलरी, प्रोडक्शन बढ़ जा रहा तो वो कॉस्ट भी ऑटोमेटिक क्या हो जा रहा, परसेंटेज वाइज कम होना शुरू हो गया। एक्सटर्नल इकोनॉमीज। External economies are those benefits which are enjoyed by all the firms in an industry irrespective of their increased size and output. External economies shared by all the firms in the industry. When all the firms are situated. इसमें क्या है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपको इंडस्ट्रियल एस्टेट बोलते हैं। किसको बोलते हैं? हाईटेक सिटी आपकी। उन्हें क्या करा, हाईटेक सिटी बसाने से पहले वहाँ पे बस स्टॉप्स, रेलवे स्टेशंस और आपके अच्छे बड़े बड़े रोड्स, पार्क्स, कॉलोनीज़, ये चीज़ें बता दिया, और हाई पावर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा दिया वहाँ पे, ठीक है। तमाम फैसिलिटीज़, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़, गोदाम, वहाँ से जो है आपके दूसरे स्टेट्स के रोड्स जो भी हाईवे से पूरे कनेक्ट कर दिया। तो एक इंडस्ट्रियल एस्टेट तैयार करके दे दिया। अब जो भी कंपनी स्टार्ट करेंगे ये सारे बेनिफिट्स उसको मिलेंगे,
आई बात समझ में? दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। इसमें क्या है, वो पूरे जितने भी वहाँ पे है उन सब के एम्प्लॉयज़ वहाँ के बिल्डिंग्स यूज़ करेंगे, वहाँ का ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, वहाँ के मेट्रो यूज़ करेंगे, वहाँ के हाईवेज यूज़ करेंगे। आ गई बात समझ में? तो ये है कि जो भी आप कर रहे हैं उससे आपको सारे कंपनीज वो स्टेट में जितने हैं सबको फ़ायदा पहुँचता। पहले वाले में देखिए अपन एक कंपनी को क्या फ़ायदा पहुँचता, वो है इंटरनल इकोनॉमिक्स। एक्सटर्नल में क्या है, सारे कंपनीज को वो चीज़ से क्या फ़ायदा पहुँच रहा। अब एक जगह ड्रेनेज की लाइन आ गई अपने पास, एक जगह नल की लाइन आ गई, नहीं थी, पूरी कॉलोनी को फ़ायदा होता अपने। आई बात समझ, एक के लिए तो नहीं आती वो, क्या है, कुत्ता पत का भरोसा नहीं है। इकोनॉमिक्स ऑफ लोकलाइजेशन, व्हेन ऑल द फर्म्स आर सिचुएटेड एट वन प्लेस दे एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ स्किल लेबर, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज एंड चीप ट्रांसपोर्ट। जो मैं आपको बोला, वहाँ का वही लोग वहाँ के अगर रह रहा, उन्हें वो एम्प्लॉई वहाँ नौकरी छोड़ के बाजू की दूसरी कंपनी में कर लेते हैं। अगर आप वहाँ पे स्टेट्स बसाए के ट्रांसपोर्ट कॉमन यूज़ कर सकते हैं पूरे, ठीक है, कई चीज़ें उसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑल द फर्म्स इन एन इंडस्ट्री कैन हैव अ कॉमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर थ्रू विच अ रिसर्च, एक रिसर्च सेंटर बना दिए समझो। अब एग्जाम्पल हैदराबाद में एक वो है आपके DNA लैब है, पूरे इंडिया में खाली हैदराबाद में 6, तो कहीं भी किसी को भी DNA टेस्ट कराना है तो हैदराबाद को भेजना है। हाँ, इकलौती DNA टेस्ट की लैब हैदराबाद में इंडिया की। तो सारे कंपनी, सारे रिसर्च सेंटर, सब कोई किससे फ़ायदा उठा रहे हैं, वो एक चीज़ से, दैट इज़ इकोनॉमिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन। उनके पास इंफॉर्मेशन हो सकती है, उनके पास रिसर्च हो सकती है, उससे सब लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। ग्रोथ ऑफ सब्सिडरी इंडस्ट्रीज, द प्रोडक्शन प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इंटू डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स, ईच कॉम्पोनेंट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाई स्पेशलाइजेशन। इसमें क्या है, एक प्रोडक्ट बना रही कंप्यूटर, उससे कई सारे कंपनीज को आपको फ़ायदा हो सकता है। उन्हें मदरबोर्ड बना के दे रहा, उन्हें कैबिनेट बना के दे रहा, उन्हें प्रोसेसर बना के दे रहा, उन्हें मॉनिटर बना के दे रहा, उन्हें केबल्स बना के दे रहा, क्लब। तो मल्टीपल कंपनीज को एक चीज़ से फ़ायदा हो रहा। अब गवर्नमेंट कोई चीज़ निकाली समझो, उससे मल्टीपल लोगों को फ़ायदा हो सकता है स्कीम्स। बस है ना। लास्ट जो है इम्पोर्टेंट है, देखो इसमें कॉस्ट का छोड़ दो, ब्रेक इवन पॉइंट रिपीट कर रहा, इसको एक बार बोलो, खाली इसका जनरल व्यू दे तुम, जस्ट पे अटेंशन। लास्ट आंसर है ये, 5 यूनिट का मेन आंसर है। ब्रेक इवन पॉइंट किसको बोलते हैं? अब फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा कारोबार चला रहा हूँ जिसमें मैं डेली के 10,000 रुपये का सामान 10,000 रुपये मेरे इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। यूजुअली जो है मैं बाबानगर पे या मेडिकल था हमारा, तो उसके बाजू एक होटल थी चाउश की, तो ना डेली क्या करते थे, कुछ 1,000-2,000 रुपये का सामान लाते थे ख़रीद के, समझे। 1,000-2,000 रुपये में जो है वो फास्ट फूड का था उनका, समोसे वगैरह, चाय वगैरह, कुछ मिर्चियाँ तले वो लाते थे। फिर उसी दिन शाम में जिससे देने से सामान लिए उधार लाते थे, उनका पेमेंट कर देते थे। फिर वो बच्चा जो रोज़ का है काम करने वाला, उसका रोज़ का पेमेंट सब जाके उनको जब ही मालूम आता था कि उनको बच रही क्या, चूल्हा जो यूज़ करते थे वो कितना गैस का तेल लगता है, सब उस दिन का, एक ही दिन का अंदाज़ा है इस चीज़ का। तो उसी तरीके से 10,000 का समझो मैं डेली का इन्वेस्ट कर रहा हूँ। एक दिन मेरे को 7,000 रिटर्न आ रहा, एक दिन 6,000 रिटर्न आ रहा, एक दिन 5,000 आ रहा। ये स्टार्ट है कारोबार की मेरी, लॉस तो आना है। जिस दिन मेरे को 10,000 रिटर्न आ गया, 10,000 एग्जैक्ट डाला, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। नो लॉस नो प्रॉफिट, नो लॉस नो प्रॉफिट, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, BEP, ठीक है। आप लोगों को जो है नेक्स्ट सेमेस्टर में है अकाउंट्स ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट होगा। इसके बाद आपका प्रॉफिट स्टार्ट होता है। नेक्स्ट से आपको 10,500 आएंगे, 11,000 आएंगे, ये है। तो यहाँ से प्रॉफिट, यहाँ तक लॉस, ये दोनों के बीच की जो लाइन है उसको बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर? चलिए, तो हर कंपनी देखते रहती है उसका ब्रेक इवन पॉइंट। अगर आप लोग शार्क टैंक अगर देखें, ये सब चीज़ें हमें वहाँ से डिटेल में सिखा सकते। तो उन लोग जब बिज़नेस लेके आते, कुछ भी आते, तो पूछते थे लोग तुम्हारा बिज़नेस क्या है, तो ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुँचा या नहीं पहुँचा, या अभी भी लॉस उठा रहे। कई कंपनियां 3-3 साल में हो गए, 4 साल के भी हो गए, फिर भी लॉस उठाते जा रहे, क्योंकि अब सेटअप है, वेट करना पड़ता, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट फिर वेस्ट हो जाता है, लॉस उठाना पड़ता। उसको बोलते हैं उनकी ज़बान में, वही सीखा, बर्न करना। कितना बर्न कर रहे हैं पूछते, यानी हर महीने कितना लॉस उठा रहे हैं।
खुद का पैसा और कितना लगा रहे हैं। वो अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर फ्यूचर में मौका मिला देखो। और एक उसका या प्रीवियस एपिसोड देखो उसके। द ब्रेक इवन पॉइंट मे बी डिफाइंड एज द पॉइंट ऑफ सेल्स वॉल्यूम एट विच टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। आपका जो रेवेन्यू आ रहा आपके कॉस्ट के बराबर हो जा रहा, तो दैट इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, इसको जो है अपने को यहाँ पे दिया, ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। इसके अंदर सेल्स रेवेन्यू उतना रहना आपका, ठीक है। उसी को यहाँ एक्सपेंड कर रहा, देखो आपको ब्रेक इवन पॉइंट मालूम रहना जरूरी कहीं को है। आपको ब्रेक इवन पॉइंट मालूम होना जरूरी है जब आपको मालूम होता है कि आपका प्रॉफिट कहाँ से शुरू हो रहा है और कब शुरू हो रहा है। डेली के समझो मैं कोई प्रोडक्ट स्टार्ट करा, डेली के 100 यूनिट बेच रहा हूँ, एक दिन 100 बेच रहा हूँ, एक दिन 110, 120, तो मेरे को उससे मेरा खर्चा निकल रहा नहीं निकल रहा, दुकान का किराया निकल रहा नहीं निकल रहा, बच्चों की सैलरी निकल रही नहीं निकल रही, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा निकल रहा नहीं निकल रहा। फिर ये सब चीज़ें मेरे को मालूम कब होते, जब मेरे को मेरा एग्जैक्ट सेल और मेरा जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दोनों मालूम रहे तो इस मालूम होता है। 10 में पड़ रहा 20 में बेच रहा हूँ, या 10 में पड़ रहा 8 में बेच रहा हूँ, ये मालूम होना ज़रूरी है। जब 10 में पड़ रहा 10 में बेच रहा हूँ तो मैं कहाँ हूँ, ब्रेक इवन पॉइंट। तो वो इसके अंदर दे रहा। इंपॉर्टेंस क्या है, एडवांटेजेस क्या है। इट इज़ यूज टू फोरकास्ट द फ्यूचर कॉस्ट एंड रेवेन्यू डिपेंडिंग ऑन इट फ्यूचर प्रॉफिट कैन बी असर्टेन। इससे मालूम होता है मेरे को कितना सेल करे तो मैं फ्यूचर में प्रॉफिट कमा सकता, ठीक है। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन मेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग मेक और बाई डिसीजन। इससे बाज़ वक़्त समझ में आता है कि अपन बना लिए तो ज़्यादा फ़ायदा होगा या अपन ख़रीद के बेचे तो ज़्यादा फ़ायदा, यानी टोटली बिजनेस के डिसीजन। आप देखिए कई होटल खुल के बंद हो जाते, कई बिजनेस खुल, उनको क्या है डेली के हिसाब से उन्हें अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उनको पड़ रहा कितने में, उन्हें बेच रहे कितने में। दिखता अपने को सेल अच्छा चल रहा था, अचानक बंद हो जाती होटल, ये रीज़न रहता है उसका। उन्हें एनालाइज नहीं करते इस चीज़ में, उन्हें क्या करते कंपटीशन में जाके रेट गिरा लेते। पहले शावरमा को तो देखते रहते हैं, कंपटीशन में जाके रेट गिरा लेते पहले, अब सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये हिसाब से अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कम से कम बिजनेस आप ब्रेक इवन पे कैरी आउट कर सकते। फ़ायदा नहीं भी हुआ, कुछ टाइम तक आपको खर्चा भी नहीं आ रहा, तो आप बिजनेस को कैरी कर ले सकते। तो वो मालूम होना ज़रूरी है। इट सर्व एज अ वैल्यूएबल टूल इन सेल्स प्रोजेक्शन। कितना बेचना वो आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं आगे चल के। इट हेल्प्स इन कंट्रोल कॉस्ट एंड एक्सपेंडिचर। मैं बोला ना, कॉस्ट कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और ख़र्चा कितना हो जा रहा, उसको भी अपन, जैसा कि अपने को एक्सपेंडिचर ज़्यादा आ जा रहा, अपन ब्रेक इवन पे नहीं पहुंच सक रहे, तो एक्सपेंडिचर को अपन अननेसेसरी कम भी कर सकते, कॉस्ट को भी कम कर सकते हैं। रिटेल में ले रहे हैं कहीं से होलसेल में ला सकते हैं, और ज़्यादा होलसेल में कहीं और से ला सकते हैं, जहाँ से ज़्यादा पैसे बचे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, चेंज इन फिक्स कॉस्ट। आपको फिक्स कॉस्ट में चेंज करना पड़ता है बाज़ वक़्त। अगर आप एग्जैक्टली ब्रेक इवन पॉइंट पे नहीं पहुंच सक रहे, तो आपका जो फिक्स कॉस्ट है, आप बड़ी मलगी से छोटी मलगी पे जाना पड़ता है, क्योंकि रेंट आपका फिक्स कॉस्ट है। रेंट आप चेंज नहीं कर सकते। आपके 100 कस्टमर आन दो या 2 कस्टमर आन दो, रेंट उतना पे करना है, दैट इज़ कॉल्ड फिक्स कॉस्ट, मालूम है अपने को। तो वो चेंज नहीं कर सकते। तो आपको जब आपको मालूम हुआ कि आप सर्वाइव नहीं कर सक रहे हैं उसमें, तो आपको बड़ी मलगी से छोटी मलगी या फिर लोकेशन चेंज करना होगा। आपके फिक्स कॉस्ट पे डायरेक्ट असर, या फिर आपको नई मशीन ख़रीदना पड़ सकता प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तो वो भी फिक्स कॉस्ट में आता। तो फिक्स पे आपको चेंजेस होते हैं। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट नॉट कांस्टेंट। पर यूनिट भी आप प्राइस में चेंजेस ला सकते। चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू अदर फैक्टर्स विच है, ठीक है भाई, उनसे लिए मार दो बाकी काम सब।